नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ इग्नू से रिलेटेड एक और नई असाइनमेंट, जिसके काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि उन्हें BHIC 131 और 132 की असाइनमेंट चाहिए। इसका अभी नया 2025 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आज हम इस वीडियो में आपको BHIC 131 का पूरा असाइनमेंट कैसे लिखना है, किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था इग्नू की जो नई गाइडलाइन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से असाइनमेंट लिखना है, किन किन पेज का यूज़ करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे असाइनमेंट सबमिट कराना है। यह सभी चीज़ों की जानकारी हमने लास्ट वीडियो में दी थी। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है, तो आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियां प्राप्त होंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम बात करेंगे कि आपको इग्नू का क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करना है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, हमें कैसे डाउनलोड करना है। हमारी प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया जाता है और यह भी बताया जाता है कि आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, उसका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है। आज हम बात करेंगे BHIC 131 के बारे में। तो आपको सबसे पहले गूगल पर लिखना है इग्नू असाइनमेंट। जैसे ही आप ये लिख करके सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यह चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यह सिर्फ इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया हो। जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ बच्चों ने अपने असाइनमेंट किसी अदर वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए, जो कि अभी मान्य नहीं है। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यह ignu.ac.in से ही आपने डाउनलोड किया हो। जैसे ही हम असाइनमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी प्रोग्राम्स को देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप बैचलर डिग्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैचलर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम हैं उनसे रिलेटेड सभी लिंक ओपन हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं BHIC 131 के बारे में। तो हम क्लिक करेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जुलाई 2024 से 2025 के लिंक के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी CBC के कोर्स हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं और असाइनमेंट है, उन सब की डिटेल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको BHIC 131 का असाइनमेंट देखने को मिलेगा। यह इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों के लिए है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए। तो आपको यहाँ पर हिंदी पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें हिंदी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यह जुलाई 24 से जनवरी 25 तक के लिए वैलिडेट है, मतलब यह 25 के स्टूडेंट को भी बनाना होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसके ऊपर आपको इसकी इंस्ट्रक्शन और नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। जैसे हम इसके सबसे लास्ट वाले पेज पर आते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर असाइनमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसमें जो भाग 1 रहेगा वो 40 अंक का, भाग 2 30 अंक का और जो भाग 3 रहेगा वो भी 30 अंक का ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से इस पर्सन पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका पहला पर्सन है प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्धारण में साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन कीजिए। यह हमारा पहला पर्सन रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पर्सन की, पारंपरिक प्रौद्योगिकी भारत के समाज पर, व्यापार पर और शहरीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। यह भी हमारा 20 अंक का रहेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से हमारा 40 अंक का पहला भाग रहेगा, जिसमें प्रत्येक पर्सन आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन दे दी गई है कि 500 शब्दों में लिखना होगा। आप जितने भी 20 अंक के क्वेश्चन करते हैं, आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 से ऊपर ही शब्दों में हो। अगर इससे कम में आप लिखते हैं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा।
अब हम बात करेंगे इसके भाग 2 की, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 10-10 अंक का रहेगा। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों तक देना है, मतलब इससे ऊपर ही रखना है, इससे नीचे नहीं रखना है। जिसका भाग 2 का पहला प्रश्न है, मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। इसका दूसरा प्रश्न रहेगा, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका तीसरा प्रश्न रहेगा, 6वीं शताब्दी BCE में नवीन धार्मिक विचारों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अब हम बात करेंगे इसके भाग 3 की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का रहेगा और इसको हमें 100 शब्दों तक लिखना होगा। यह जो शब्द का अंक दिया गया है यह मिनिमम है, इससे आपको थोड़ा सा ऊपर ही लिखना होगा। अब हम बात करेंगे भाग 3 के पहले प्रश्न की, भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। इसका दूसरा प्रश्न रहेगा, पर्यावरण और मानव बस्तियां। इसका तीसरा प्रश्न रहेगा, चरित्र धूसर वृत्तभांड संस्कृति। इसका चौथा प्रश्न रहेगा, पूर्व वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था। इसका पांचवा प्रश्न रहेगा, सत्यवाहन वंश। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको इसी प्रश्न के बारे में असाइनमेंट बनानी है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब हम बात करेंगे इसके उत्तर की। यह असाइनमेंट अभी हैंड रिटन नहीं किया गया है, तो हमारे पास अभी यह PDF में उपलब्ध है। थोड़ी देरी होने के कारण आज जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं यह PDF में ही दिखा रहे हैं। इसी को आपको सेम अपना हैंड रिटन में लिखना होगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको असाइनमेंट हमेशा हैंड रिटन में ही जमा कराने होंगे, आप इसको टाइप करके जमा नहीं करा सकते। तो हम बात करेंगे इसके पहले प्रश्न की, भारतीय प्राचीन इतिहास के निर्धारित स्रोतों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन कीजिए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका आंसर रहेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्धारण में साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते समय विभिन्न स्रोतों का महत्व अत्यधिक है, जिनमें साहित्यिक स्रोत एक प्रमुख स्थान रखते हैं। साहित्यिक स्रोत न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करते हैं, बल्कि समाज की संस्कृतियां, परंपराओं, विचारधाराओं और सामाजिक रचनाओं की गहरी समझ भी प्रदान करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके पहले पॉइंट की, साहित्यिक स्रोतों की परिभाषा। साहित्यिक स्रोत उन ग्रंथों और रचनाओं को संदर्भित करते हैं जो विशेष काल के दौरान लिखी गई और जिनमें मानव अनुभव, विचार, मूल्य और सांस्कृतिक पहचान का प्रतिफल होता है। कुछ इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना होगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पेज की, जो है ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत। इसका आंसर रहेगा, साहित्य स्रोत प्राचीन इतिहास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत, रामायण न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनमें उस काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की झलक भी मिलती है। तो कुछ इस तरीके से इसका दूसरा पॉइंट रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन। बेसिकली पॉइंट बनाने की वजह से आपका जो लिखने का वे होता है वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाता है और क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ जाती है। अगर इस तरीके से अगर आप पॉइंट बना करके लिखते हैं तो आपके नंबर कटने की संभावना भी बहुत कम होती है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की, साहित्य स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय समाज की संस्कृति, धार्मिक और सामाजिक रचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वेदों में वर्णन, व्याख्या, यज्ञों का महत्व और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख भी मिलता है, जो उस समय की मूलभूत विशेषताओं को दर्शाता है। इस तरह नाटक और कविता उस काल के सामाजिक व्यवहार, प्रेम, युद्ध और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका तीसरा पॉइंट रहेगा। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, भाषा साहित्य का विकास। प्राचीन साहित्य स्रोतों के अध्ययन से भाषा और साहित्य के विकास को भी समझा जा सकता है। सांस्कृतिक, प्राकृतिक और अपभ्रंश जैसी भाषाओं का साहित्य स्रोतों में प्रयोग उनके विकास की गवाह है। उदाहरण के लिए संस्कृत में लिखी गई रचनाएं केवल धार्मिकता का परिचय देती हैं, बल्कि उस समय की भाषाई विविधता को भी दर्शाती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की, विचारधाराओं का प्रतिबिंब। साहित्य स्रोतों में मानव की विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का समावेश होता है, जैसे उपनिषदों में दर्शाई गई अद्वैत वेदांत की विचारधारा जीवन के अर्थ और आत्मा की प्रकृति पर गहराई से विचार करती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना होगा। अब हम बात करेंगे इसके 6 पॉइंट की, सीमाएं और चुनौतियां। हालांकि साहित्य स्रोतों का महत्व अत्यधिक है, लेकिन इन्हें विश्लेषण करने में कुछ चुनौतियां भी होती हैं।
तो कई साहित्यिक स्रोत के बाद में लिखे गए हैं, जैसे वास्तविकता की सटीकता पर प्रश्न उठता है तो दूसरे साहित्य स्रोतों में व्यक्तिगत या राजनीतिक पूर्वग्रह हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके 7वें पॉइंट की, जो कि है साहित्य स्रोतों का सांस्कृतिक धरोहर, जिसका हमने लिखा प्राचीन भारतीय साहित्य केवल इतिहास के साक्ष्य नहीं बल्कि यह संस्कृति धरोहर का अभिन्न हिस्सा भी हैं। जैसे उपनिषदों, भगवत गीता और महाभारत में व्यक्त सिद्धांत आज भी भारतीय समाज की संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके 8वें पॉइंट की, जिसमें आप देख सकते हैं साहित्य स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। इसका 9th पॉइंट रहेगा आधुनिक अनुसंधान में साहित्यिक स्रोतों की भूमिका। तो कुछ इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद हमारा 10th पॉइंट रहेगा निष्कर्ष। इसका जो भी निष्कर्ष है वो इसमें लिखा गया है। जैसे अंततः प्राचीन इतिहास के निर्धारण में साहित्यिक स्रोतों का महत्व अधिक है। यह स्रोत केवल इतिहास के प्रमाण नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा, विचारधारा और सामाजिक रचना की गहरी अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। जबकि इन स्रोतों के अध्ययन में चुनौतियां मौजूद हैं, उनका योगदान इतिहास के समग्र दृष्टिकोण को समझने में अनिवार्य है। कुछ इस तरीके से आपको इसका निष्कर्ष लिखना होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न की, प्रारंभिक प्रायद्वीप भारत के समाज पर व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसका आंसर रहेगा प्रारंभिक प्रायद्वीप भारत, जिसे आज के भारत के दक्षिण हिस्से के रूप में जाना जाता है, व्यापार और शहरीकरण के विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र ने विभिन्न संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों का समागम देखा है। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके पहले पॉइंट की, व्यापार के परिणाम। प्रारंभिक प्रायद्वीप भारत में व्यापार का आरंभिक परिणाम समुद्री और थल मार्गों के विकास में देखा जा सकता है। कई पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त सामग्री, जैसे कि मौर्य और चोल साम्राज्यों के समय व्यापारिक वस्तुएं यह दर्शाती है कि दूर दूर के क्षेत्रों से जुड़ाव रखते थे। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, व्यापारिक मार्ग। दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में रेशम मार्ग और समुद्री मार्ग शामिल थे। इन मार्गों के माध्यम से भारतीय व्यापारी विदेश में भूमि से वस्त्र और मसाले, अन्य सामग्री का आयात निर्यात करते थे। इसके बाद इसका अगला पॉइंट रहेगा अब उपनिवेश व्यापार केंद्र। दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों जैसे मदुरई, कांची और ताजूर ने व्यापारिक गतिविधियों का एक केंद्र बनाकर उभरे थे। कुछ इस तरीके से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, जो कि है शहरीकरण के प्रमाण। व्यापार के साथ साथ प्रायद्वीप भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ी। नगरों की स्थापना और उनका विकास इस बात का प्रमाण है। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, जो कि है नगरों का विकास। प्रारंभिक शहरी केंद्र जैसे द्वारका, कांची और ताजूर ने व्यापारिक गतिविधियों के कारण तेजी से विकास किया। यहाँ पर संगठित बाजार, सार्वजनिक स्थल और औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हुए। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, जो कि है सामाजिक रचना। शहरीकरण के साथ समाज की रचना में भी बदलाव आए। नगरों में विभिन्न व्यवसाय के लोग एकत्रित होना और जातीय और वर्गीय रचनाओं का विकास हुआ। यह सामाजिक विविधता ने शहरी जीवन को और समृद्ध बनाया। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें सामाजिक प्रभाव। व्यापार और शहरीकरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने न केवल आर्थिक प्रगति की ओर दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को भी प्रेरित किया। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, आर्थिक समृद्धि। व्यापार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी। नए व्यवसाय का उदय, वस्त्र उद्योगों का विकास और कृषि उत्पादन में वृद्धि ने समाज में धन का संचार किया। कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके भाग ख की, संस्कृति आदान प्रदान। व्यापार के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का आपस में मिलन हुआ। विदेश व्यापारियों के आगमन ने नई परंपराएं, विचार और कलाओं को लेके आए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, राजनीतिक परिवर्तन। शहरीकरण ने राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित किया। व्यापारिक गतिविधियों के कारण शक्तिशाली राज्य साम्राज्य उभरे और अपने क्षेत्रों में व्यापार और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूक रहे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, जो कि है शहरीकरण के प्रभाव। शहरीकरण न केवल आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया बल्कि विभिन्न स्तरों पर भी बदलाव लेकर के आए।
कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसने ज्ञान के नए केंद्र विकसित किए। मंदिर और विद्यालयों में शिक्षा का विकास हुआ, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ी। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। शहरीकरण में धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित किया। प्रमुख नगरों में मंदिर, चर्च, अन्य धार्मिक स्थल बने, जो न केवल पूजा के स्थान थे बल्कि सामाजिक मेल जोल के भी केंद्र बने। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद की स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुविधा। शहरीकरण ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरी क्षेत्रों में अस्पताल और चिकित्सा केंद्र स्थापित होने से व्यवस्था सेवाओं का स्तर बढ़ा और लोगों का जीवन भी सुधर गया। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की व्यापार और शहरीकरण के दीर्घकालिक परिणाम। तो इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना होगा। जैसा कि इसका पहला पॉइंट है आधुनिक भारत की नींव। आज का भारत भी व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं। प्राचीन व्यापार मार्गों और शहरी केंद्रों ने आज भी आर्थिक विकास और सामाजिक रचना की नींव रखी है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका भाग ख, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक समागम। आधुनिक युग में वैश्वीकरण और समाज ने भी ऐतिहासिक परंपराओं को आगे बढ़ाया। आज विभिन्न संस्कृतियों का मिलन, व्यापारिक संबंध और शहरी विकास जारी है, जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का एक हिस्सा है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके भाग 2 की, जो कि 10 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना होगा। जिसमें पहला प्रश्न रहेगा, मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। जिसकी प्रमुख घटनाएं रहेंगी, मौर्य समाज की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नया मोड़ दिया। कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पहले पॉइंट की, जो कि है चाणक्य का योगदान। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य समाज के मुख्य कर्णधार थे। चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई और चंद्रगुप्त मौर्य को इस विरोध के लिए प्रेरित किया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पॉइंट 2 की, नंद वंश का पतन। नंद वंश, जो उस समय की शक्तिशाली था, के खिलाफ चंद्रगुप्त ने विद्रोह मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और रखने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब है सैन्य संगठन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त ने मजबूत सैन्य बल का निर्माण किया, जो उनकी विजय का मुख्य आधार बना। चाणक्य के मार्गदर्शन ने उन्हें सुव्यवस्थित और संगठित सेना बनाई। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि दक्षिण के राजाओं का के साथ संबंध। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए दक्षिण के अनेक राजाओं के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाए। इन गठबंधनों ने मौर्य समाज को एक मजबूत आधार प्रदान किया और कई छोटे राज्यों को एकत्रित करके एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने में मदद की। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पॉइंट 5 की, जो कि है पौंड्रक के खिलाफ युद्ध। चंद्रगुप्त ने पौंड्रक जैसे स्थानीय राजाओं के खिलाफ भी संघर्ष किया। पौंड्रक की शक्ति को समाप्त करना मौर्य समाज की स्थापना के लिए आवश्यक था, ताकि एकत्रित शासन स्थापित किया जा सके। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। अब हम बात करेंगे इसके पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है अलेक्जेंडर का आक्रमण। अलेक्जेंडर द ग्रेट के आक्रमण ने भारतीय उपद्वीपों में स्थित को भी जटिल बना दिया। हालांकि अलेक्जेंडर की सेना ने भारत में अधिक समय नहीं बिताया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने भारतीय रजवाड़ों के बीच एकता और सहयोग की भावना को जन्म दिया। इसके बाद हम बात करेंगे 7वें पॉइंट की, धर्म और नैतिकता का महत्व। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को शासन में धर्म और नैतिकता को महत्वपूर्ण माना। यह उनके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उन्होंने अपने समाज के नैतिक शासन के सिद्धांतों को लागू किया, जिससे जन सामान्य का समर्थन हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, अशोक का योगदान। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने मौर्य समाज को और भी सशक्त किया। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बौद्ध धर्म को अपनाकर नैतिक शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिफाइन करना है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। मौर्य समाज की स्थापना उपरोक्त घटनाएं कारक अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की दूरदर्शिता, रणनीतिक सोच और साहस ने भारत में सशक्त और संगठित राज्य की नींव रखी। तो कुछ इस तरीके से आपको
ये 10 अंक का प्रश्न डिफाइन करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, भाग 2 के दूसरे प्रश्न की, यानी चौथे प्रश्न की। पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी जो लगभग 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच फली फूली। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात इसका उन्नत शहरीकरण था। यह हम पर पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करें। नगर नियोजन की रचना की गई इस सभ्यता के अंदर। इसके बाद इसमें ऊपरी नगर और निचला नगर की भी संरचना की गई। इसमें सड़कों और गली की व्यवस्था की गई। इसके बाद इसमें जल निकासी और स्वच्छता प्रणाली, कुछ इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। इसके बाद हम बात करेंगे भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और भवनों के निर्माण में ठोस ईंटों का प्रयोग होता था। मकान आमतौर पर 2 या 3 मंजिली होते थे। तो कुछ इस तरीके से इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है विशाल सार्वजनिक भवन। तो इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगली हेडिंग की, जो कि है किले और सुरक्षा की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। नगर के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी और प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा प्रबंध किए जाते थे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिफाइन करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी अगली हेडिंग की, जो कि आर्थिक गतिविधियां और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के नगर व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। नगरों में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग और शिल्प होते थे। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कृषि और खाद्यान्न उत्पादन के बारे में। उसके बाद हम बात करें प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके पॉइंट लिखने होंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की उपरोक्त विशेषता इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग अत्यधिक संगठित और उन्नत थे। उनके शहरीकरण की योजनाएं, जल निकासी प्रणाली, भवन निर्माण की तकनीकें और सामाजिक संस्कृति जीवन भी सभी इस सभ्यता की उन्नति और विकास की गवाही देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका निष्कर्ष बताना होगा। अब हम बात करेंगे भाग 2 के तीसरे प्रश्न यानी 5वें प्रश्न की, जो कि है 6वीं शताब्दी बीसीई में नवीन धार्मिक विचारों के उदय में उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है 6वीं शताब्दी बीसीई में भारतीय उपमहाद्वीपों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों के आभार की एक महत्वपूर्ण अवधि है। इस समय में विभिन्न धार्मिक परंपराओं, विचारधाराओं और नए सिद्धांतों का जन्म हुआ। आर्थिक, समाज और सामाजिक परिवर्तन। इस काल में भारत के बड़े सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, जैसे कि कृषि की उन्नति, व्यापार के विस्तार और नगरों का विकास लोगों के जीवन में नए आय को लेकर आए। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी हेडिंग की, जो कि है दार्शनिक परंपराएं। इस युग में कई दार्शनिक विचारधाराएं प्रकट हुई, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। महावीर और गौतम बुद्ध ने कि आत्मा और कर्म और मोक्ष संबंध में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी थर्ड हेडिंग की, संस्कृति और साहित्य का विकास। 6वीं शताब्दी बीसीई में संस्कृति और प्राकृतिक साहित्य का विकास हुआ। उपनिषेदों ने उपनिषेदीय विचारों और वेदांत के सिद्धांतों ने गहरी दर्शनात्मक को जन्म दिया। कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिफाइन करना। अब हम बात करेंगे इसके चौथे पॉइंट की, जो कि है वैदिक परंपरा का पूर्ण मूल्यांकन। इस युग में वैदिक परंपरा का पूर्ण मूल्यांकन किया गया। ब्राह्मणों और ऋषि वेदों की पूर्ण व्याख्या की, जिसमें नए धार्मिक और दर्शनात्मक सिद्धांतों का निर्माण हुआ। जैन बौद्ध विचारों ने इस पूर्ण मूल्यांकन को और गति दी। तो कुछ इस तरीके से इसका फोर्थ पॉइंट रहेगा। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, जो कि धर्म का सामाजिक स्वरूप। इस समय में धर्म केवल अनुष्ठान और आचार विचार की तक ही सीमित नहीं रह गया। लोगों ने धर्म को एक सामाजिक रूप देने का प्रयास किया। जैन धर्म में अहिंसा और नैतिकता के सिद्धांतों पर जोर दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो कुछ इस तरीके से इसका फिफ्थ पॉइंट रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके छठे पॉइंट की, जो कि विज्ञान और तर्क का उदय। इस युग में तर्क और विज्ञान का महत्व भी बढ़ा। लोगों ने अब धार्मिक विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसने लगे। यह परिवर्तन नए विचारों के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से इसका छठा पॉइंट रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके सातवें पॉइंट की, जो कि अन्य संस्कृति से संपर्क। 6वीं शताब्दी बीसी में भारतीय उपमहाद्वीपों ने अन्य संस्कृति के संपर्क का भी प्रभाव पड़ा।
व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विचारों की प्रवाह को गति दी। तो कुछ इस तरीके से इसका 7 पॉइंट रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें पॉइंट की, राजनीतिक परिवर्तन। इस समय में कई छोटे छोटे राज्य और साम्राज्य बने। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों ने भी नए धार्मिक विचारों को आकर्षित किया। तो कुछ इस तरीके से इसका 8 पॉइंट रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। 6ठी शताब्दी बीसी में भारतीय उपमहाद्वीपों में धार्मिक विचारों का उदय एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई कारकों ने योगदान दिया। सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने इस युग में नए विचारों को जन्म दिया। तो कुछ इस तरीके से इसका आप निष्कर्ष डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 3 के 6ठे प्रश्न की, जो कि रहेगा भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस धरती पर कई ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जो न केवल भारत के इतिहास को उजागर करते हैं, बल्कि मानव सभ्यता की विकास यात्रा को भी दर्शाते हैं। जिसमें इसका पहला पॉइंट आप देख सकते रहेगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, यह स्थल पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। तो इनको भी आपको डिफाइन करना होगा। इसके बाद इसका सेकंड हेडिंग रहेगी खजुराहो का के मंदिर। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी वास्तुकला और अत्यधिक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिफाइन करना है। उसके बाद अजंता लोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र में ये गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की वास्तुकला और कला का अद्भुत संगम है। अजंता गुफाओं में चित्रकारी और मूर्तिकला की अद्वितीय मिसालें हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके बारे में डिफाइन करना। उसके बाद है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में, जिसमें ममलापुरम भी कहा जाता है, अपने राककट मंदिरों और विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल 7वीं और 8वीं शताब्दी के पल्लव वंश के दौरान विकसित हुआ था। तो कुछ इस तरीके से इसका 4th पॉइंट रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके 5वें पॉइंट की, जो कि है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसके बाद 6ठा पॉइंट रहेगा सांची का सततूप। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिफाइन करना है। अब हम बात करेंगे इसके 7वें क्वेश्चन की, भाग 3 का दूसरा क्वेश्चन, जिसे आप कह सकते हैं पर्यावरण और मानव बस्तियां। पर्यावरण और मानव बस्तियों के बीच में गहरा संबंध रहा है, जो प्राकृतिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार होता है, जिसमें हवा, पानी, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु शामिल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि मानव बस्तियां पर्यावरण से सीधे प्रभावित होती हैं। उनकी संरचना, उनके उपयोग प्रणाली और उनकी विकास योजनाएं पर्यावरण को असीमित रूप से प्रभावित करती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, अगले पैराग्राफ की, जो कि है इस प्रक्रिया में शिक्षा, संगठन और सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा से लोगों में पर्यावरण जागरूकता और समर्थन की भावना पैदा की जा सकती है। संगठन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उदाहरण स्थापित किए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। अब हम बात करेंगे 8वें प्रश्न की, जो कि है भाग 3 का चौथा प्रश्न, चित्र दूसर बाण संस्कृति। चित्र दूसर बाण संस्कृति भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह संस्कृति लगभग 1200 से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसके मुख्यतः गंगा यमुना दो आब क्षेत्र में विकसित हुई। इस संस्कृति के नाम के पीछे का कारण उनके विशेष प्रकार के भृत भांड हैं, जिन पर ग्रे रंग की पेंटिंग की जाती थी। इसकी पहली हेडिंग रहेगी भौगोलिक विस्तार। चरित्र दूसर बाण संस्कृति में भौगोलिक विस्तार मुख्यतः उत्तर भारत में था। इसके प्रमुख स्थलों में हस्तिनापुर, अंतरजिखेड़ा, कौशाम्बी, अहिछद्र और मथुरा शामिल थे। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी अगली हेडिंग की, आर्थिक और सामाजिक जीवन। इस संस्कृति के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि था। उन्होंने गेहूं, जौ और धान जैसी फसलों की खेती की, साथ ही मवेशी पालन का भी महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट हेडिंग की है, जो कि है पुरातात्विक प्रमाण। चरित्र दूषण भांड सांस्कृतिक के प्रमुख प्रमाण उनके भृत भांडों से मिलते हैं। यह बर्तन विशेष रूप से ग्रे रंग के होते हैं और इन पर चित्र, विभिन्न प्रकार की रेखाएं, घेरा और जात्विकता डिजाइन होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना है। इसके बाद हम बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू के बारे में भी आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
अब हम बात करेंगे इसके लास्ट प्रश्न की, जो कि है पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। पूर्व राजनीतिक कालीन व्यवस्था भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है, जब समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रणाली का विकास हो रहा था। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में डिफाइन करना होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहेंगे। इसका सेकंड पैराग्राफ रहेगा, इस काल में संसद या संगठन का भी उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न जनजातियों के प्रमुख का भी सभा थी। यह सभा सामूहिक निर्णय लेने के लिए कार्यरत थी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट पर्सन की, जो कि है सत्यवाहन वंश। इसके बारे में हमने डिफाइन किया। सत्यवाहन वंश, जिसे आंध्र वंश भी कहा जाता है, भारत दक्षिण के पश्चिम हिस्से में प्राचीन काल में राज करने वाले प्रमुख राजवंशों में से एक था। यह वंश लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सत्ता में रहा। सतवाहनों ने साम्राज्य के आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसके बाद इसकी पहली हेडिंग रहेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्पत्ति और स्थापना। इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सत्यवान वंश की स्थापना राजसिमुक ने की थी, जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता संभाली। उनका वंश धीरे धीरे दक्षिणी भारत और महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। सत्यवान राजाओं ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विस्तृत करने के लिए कई युद्ध लड़े। अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख शासक की। सत्यवान वंश के प्रमुख शासकों में गौतमीपुत्र, शातकर्णी और विशिष्टिपुत्र पुलवामी शामिल थे। गौतम शातकर्णी शासनकाल, तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करें प्रशासन और समाज के बारे में। सत्यवान वंश का प्रशासनिक ढांचा संगठित था और उनके राज्यों को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन एक गवर्नर के हाथ में होता था, जो सीधे राजा के अधीन होता था। तो कुछ इस तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, जो कि है धर्म और संस्कृति। इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना होगा। उसके बाद है वाणिज्य और व्यापार, तो इसके बारे में भी आप अपनी स्क्रीन पर देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा, चौथा पॉइंट दिख रहा होगा, पतन। ये भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं पर मिल सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।